नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। देश में चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं और नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन इन चुनावों का देश के अंदर क्या प्रभाव पड़ा, ये एक बहुत बड़ी बात है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें या राजनीतिक दृष्टि से देखें, बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं जो इससे पहले चुनावों में नहीं थी। उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष साहनी जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उनके ये प्रेसिडेंट है जे&के यूटी के, और रक्षा विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर जी मान साहब। स्वागत है। नमस्कार। प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मनीष जी, शुरुआत आपसे करते हैं। चुनाव हो गए, बहुत सी चुनावों से पहले बातें सामने आई, कहाँ कितने सीटें मिली वो तो एक सबको पता ही चल गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें चुनाव में आ रही हैं जिससे लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। चुनावों में हिंदू मुसलमान का बहुत बड़ा रोल रहा, यहां तक कि मंगलसूत्र की बात भी हुई, बहुत सी चीजें सामने आई, लेकिन लोगों ने अपना जो मन जो है कुछ अलग सा बनाया हुआ था। ना तो वो मंगलसूत्र से तमकीन में आए, ना उन्होंने राम मंदिर या 370 की बात को माना। भगवान है, सब माने हैं, राम मंदिर को मान रहे हैं, लेकिन चुनावों का मुद्दा नहीं उन्होंने माना। उसको लेकर तो अयोध्या में भी हार गए। और जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटें जीती, लेकिन जम्मू की सीट के बारे में चर्चा हम ना करें तो हमारी चर्चा पूरी नहीं हो सकती कि ये सीट हमने जीती है, ये हारी है, ये समझ से पार है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनता को बधाई दूंगा। जरूर एनडीए को बहुमत मिला है, इंडिया कुछ सीटें जरूर पीछे रही है, मगर उसके बावजूद जो जनता ने किस तरीके का मतदान किया, मैं तो कहूंगा जनता ने ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है, नफरत की राजनीति को नकार दिया है, धर्म जात की राजनीति को नकार दिया है पूरी तरह से। और इसीलिए जनता जो है वो बधाई की पात्र है। जो लगातार तानाशाही के रवैये के ऊपर थे, कह रहे थे कि हम अजय हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, मुझे लगता है जनता ने उन लोगों को जो है पूरी तरह से आईना दिखा दिया है। चाहे एनडीए की सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, मगर आज जो है वो सरकार एनडीए की कही जाएगी। जो बार बार कहा जाता था अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार, मुझे लगता है अब की बार मोदी सरकार जरूर है, मगर वो मोदी सरकार जो है बैसाखियों पर आधारित है। वही बैसाखियां हैं जिनके लिए इन्होंने कभी अपने दरवाजे बंद किए थे। भूलना नहीं चाहिए आदरणीय नीतीश जी को, भूलना नहीं चाहिए चंद्रबाबू नायडू जी को भी, कि उन्होंने जो है बीजेपी ने ही इनके साथ क्या क्या किया था। खैर वो अलग बात है। जो जनता ने मतदान किया, जो जनता ने जो है जिनको बहुमत दिया, हम उनकी सरकार का जो है बिल्कुल स्वागत करेंगे। मगर कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से तानाशाही पर रोक लगी है, मुझे लगता है कि जो संविधान को बदलने की बात करते थे उन पर जो है वो रोक लगी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने अयोध्या का जिक्र किया, जो प्रभु श्री राम के आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाकर जो है सोच रहे थे कि प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तानाशाहियों को नहीं देते, वो अपना आशीर्वाद वो उनको देते हैं जो मोहब्बत प्रेम के साथ, चाहे उनको शबरी जैसे झूठे बेर भी खिलाएं, उनको जो है प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की आपने बात की, बिल्कुल जम्मू कश्मीर तक जहां तक बात है तो मुझे लगता है बीजेपी ने पहले ही घुटने टेक दिए थे। सबसे बड़ी पार्टी होने का, 400 का दावा करने वाली पार्टी ने जो है कश्मीर के अंदर अपना एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। हाँ, कुछ उम्मीदवारों की मदद जरूर की, मगर मुझे लगता है कि कश्मीर की जनता ने पूरी तरह से बीजेपी और उनके समर्थकों को जो है नकार दिया है। जम्मू में देखिए वो कामयाब रहे, हमने भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल हम उनको जो है आगे के लिए बधाई देते हैं, आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं जो उन्होंने पिछले 10 साल नहीं किया, जम्मू संभाग की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का एक भी मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठा, इस बार शायद उनको कुछ सबक लेंगे वो अपनी हार से। और जो जम्मू में उन दोनों उम्मीदवारों को जीत मिली है, शायद इस बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे जो है पार्लियामेंट में उनकी कुछ गूंज सुनाई दे। देखिए, जीत मिली है, मगर वो कहीं ना कहीं जम्मू संभाग की जनता को जो है, जो भोली भाली जनता है, मासूम जनता है, हम बहुत जल्दी जो है जम्मू संभाग के लोग दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं। मुझे लगता है कि एक बार फिर उन्होंने मोदी जी के चेहरे पर विश्वास किया है और उम्मीद करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए शायद अब की जो एनडीए सरकार बनकर बाहर आ रही है वो कुछ ना कुछ जरूर करे। मनीष जी, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। मिनट साहब, इस वक्त हम अगर रक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें
कश्मीर से इंजीनियर रशीद जेल में बंद है, और पंजाब में अमृतपाल सिंह जेल में बंद है। कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, लोगों ने उनको जेल के अंदर से जिता दिया है। और जिस तरह से कल जो है कंगना के ऊपर उसने एयरपोर्ट के ऊपर एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा है, मुझे इससे नहीं लग रहा कि देश के जो हालात हैं किसी और दिशा की तरफ जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, बैलेंस फोर्सेस जो है, उनके मन में भी वो भ्रम पैदा हो गए हैं, जबकि नहीं होने चाहिए। कहते हैं जो एक बार फौज में चला जाता है उसका तो ब्रेन वॉश हो जाता है, पुरानी चीज दूसरी चीजों के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन लोगों ने भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी ये बात हुई है कि आने वाले दिनों में क्या संकेत दे रहा है। देखिए आदर्श जी, इसके पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं एक मिनट थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा अपने साथी पैनलिस्ट के ऊपर। इन्होंने कितनी सफाई के साथ बीजेपी को प्रेज भी कर दिया और साथ में तानाशाही का भी एंगल डाल दिया, एंड वेरियस एंगल्स। तो ये तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल सीन के ऊपर एक मजे हुए पॉलिटिशियन है मनीष जी, तो इनको तो मुबारकबाद मिलनी ही चाहिए। परंतु मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि देखिए, कुछ भी हो, इट इज ए कॉम्पिटिशन। इलेक्शन जो आप कहते हैं, इसमें कौन जीता, एक बंदा जीता एक हारा। और आज की स्थिति ये है कि बीजेपी जीत चुकी है, गवर्नमेंट मोदी की बन रही है। अभी आपको सिमेंटिक्स में कह दो एनडीए की है या बीजेपी की है, इट मेक्स नो डिफरेंस। बाकी तो थोड़ा बहुत डर आपके मन में, आपने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी का नाम लिया, मेरे ख्याल में दे आर लुक्ड आफ्टर, तभी वो बोल रहे हैं 303 का आंकड़ा उन्होंने कर लिया है। शेड्यूल्ड पॉलिटिशियंस हैं, दे नो हाउ टू डू इट। बट इसमें जो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जब मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था, वो ये था कि आज ऑपोजिशन स्ट्रांग है। स्ट्रांग ऑपोजिशन हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 400 उनको दे देते तो, हालांकि शायद चलो मुझे लोग प्रो बीजेपी कहते हैं, पर मैं खुश नहीं होता। आज ऑपोजिशन स्ट्रांग है और मोदी जी ने सीखा है, या अमित शाह जी ने, जो ये दो नाम लगते हैं, उन्होंने सीखा है। आई एम श्योर विल स्टिल डू बेटर। इनको सिर्फ मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, इतना सब होने के बावजूद जो पिछले 3-4-5 दिन से टिप्पणियां चल रही हैं टेलीविजन के ऊपर, मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जरूर दी है जो शायद आप सब लोगों ने मिस करी है। उन्होंने बोला है कि हमने पहले 125 दिन का प्रोग्राम बनाया था, ये सोच के कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएंगे। आज वो स्थिति नहीं है, परंतु हमारा 125 दिन का प्रोग्राम जारी रहेगा। तो दैट शोज कि इंडिया इज स्टिल ऑन द राइट पाथ और हम चलते रहेंगे। अब दूसरी बात आती है बड़ी इंटरेस्टिंग, जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं, सिक्योरिटी। तो जहां तक ये इंसिडेंट सवाल बात कर रहे हैं जो कंगना रनौत के साथ हुआ है, तो मैं ये कहता हूं कि जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ, इनमें जब भी आपकी भर्ती होती है, आपकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होती है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, 1978 में जब मैं एसएसबी क्लियर करके आया था, तो मुझे याद है मेरे घर में पुलिस वाले आए थे और आके उन्होंने मोहल्ले के 4 रिस्पेक्टेबल आदमियों को कॉल किया और उनसे पूछा भी ये लड़का जो है जितने भी साल का है, इसकी क्या लीनिंग्स हैं, क्या इसका कैरेक्टर है। उसके बाद हमें अब मिलता है। उसके बाद भी विद इन द आर्मी, तो आई एम वेरी श्योर कि थोड़ा बहुत आईबी वाले हमें करते हैं। जब एक ब्रिगेडियर ऑफिसर बनता है तो उसकी फाइल खुल जाती है। इफ यू डू समथिंग रॉन्ग यू विल बी सीन। तो सिमिलर केस यहां भी होना चाहिए। तो यहां डेफिनेटली एक चूक है और आई एम श्योर जो जैसे होना चाहिए, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट के ऊपर देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो कंगना रनावत थी। नहीं। व्हाट इफ इज ए नॉर्मल सिटीजन? आपने थप्पड़ मारा है, अगर आपने गोली चला दी होती, हर एक आदमी जो सिक्योरिटी वाला है उसके पास पर्सनल वेपन होता है, उसके पास AK-47 या उसके पास पिस्टल, इस केस में पिस्टल जरूर रही होगी और उन्होंने शायद अपने कैरी नहीं की होगी, कहीं रखी होगी, बट इट इज विद देम। व्हाट इफ शी शॉट हर? तो अभी भी क्या होगा? प्रॉब्लम ये है इस डेमोक्रेसी की, यहाँ पे कानून के थोड़ा अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ऐसा करके कुलविंदर कौर नाम की एक लेडी, उसका भाई जो एक बड़ा क्या बोलते हैं उसको, निहांज क्या बोलते हैं, वो जो निहंग आदमी है, वो कुछ और दे रहा है, तो उनको पब्लिसिटी मिलेगी। पब्लिसिटी से हो सकता है इसको निकाल के बाहर फेंक दे। She may be thrown out of the CSF as a punishment, but thrown out means वो और हीरो बन जाएगी। जेल में डाला और बड़ी हीरो बन जाएगी और कल को वो MLA MP का चुनाव जीत जाएगी। तो इस किस्म की जो टेंडेंसीज है, इसको कर्व करने की जरूरत है और सारी की सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको सैनिटाइज करने की जरूरत है। दूसरा, आपने इंजीनियर रशीद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, क्या चार्ज है उसके अगेंस्ट? व्हाई इज इन तिहाड़ जेल? उसके ऊपर चार्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का।
फाइनेंसिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज का चार्ज है। बाकी जो हमने देखा उनको गाय का मांस खाया बाय बिलिजरेंस एंड उसको छोड़िए उसको, ये इतने सीरियस चार्ज है। अमृतपाल सिंह कौन है? ही इज डायरेक्टली चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। वो कहते हैं इंडिया नाम का कोई कंट्री था ही नहीं, जो भी उसकी, और वो है कौन है? वो ऑलमोस्ट रातों रात बाबा बन गया। वो दुबई में एक छोटा मोटा काम करने वाला था और क्लीन शेवन था। सडनली बाहर उगा के, क्योंकि उसकी शक्ल भिद्रावाड़े से मिलती है, तो उसको ऊपर चढ़ा दिया। तो जिसने भी उसको लाया, आईएसआई ने लाया, सीआई ने लाया, या किसी ने भी लाया, द पॉइंट इज ऐसे लोगों को आपने पहले इलेक्शन क्यों लड़ने दी? बाबा अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी तो शायद उनको नहीं दिमाग में था कि कोई टेररिस्ट भी इलेक्शन लड़ सकता है या कोई इंडिया में कभी टेररिज्म भी आएगा। जैसे नेहरू साहब का बिलीव था कि इंडिया को आर्म फोर्सेस की जरूरत ही नहीं है, हम तो पीस लविंग लोग हैं। उसी तरह शायद बाबा साहब से ये चूक होगी। तो अभी जरूरत यह है कि हम इसको अमेंड करें, जिसके ऊपर इतने सीरियस चार्जेस लगे हों, स्पेसिफाई करें, उसको हम इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं। अमेंड करने की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ की बात सामने आ जाती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 100+ अमेंडमेंट्स तो हो चुकी ना, अब मोदी 2 कराएगा तो वो छेड़छाड़ हो जाएगी। आई मीन बीजेपी वाला छोड़ के अगर मान लो राहुल गांधी भी करता है, अगर रिक्वायरमेंट है, नॉट लाइक व्हाट राजीव गांधी हैज डन, आई मीन उसको मैं अप्रूव नहीं करता हूं उनकी 1-2 अमेंडमेंट्स का, जहां रिक्वायरमेंट है करिए। यहां पे जो आदमी अभी मान लो अभी इलेक्शन तो जीत गए, दे आर नॉट एमपीज बाय द वे, दे आर एमपीज इलेक्ट। जब तक ये ओथ नहीं लेंगे तब तक ये एमपी नहीं बन सकते, उसका प्रोसीजर है। मगर मेरा ये मानना है कि ऐसे आदमियों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। और अगर आप एक ब्लैंकेट मान लो कर देते हैं तो ऑब्वियसली राहुल गांधी का या इंडिया का चार्ज होगा कि छेड़छाड़ कर रहे। तक आप तो एमपी बनने का मतलब क्या है? लोगों के मसले को लेके जाना है, जी बात करनी। आप जा ही नहीं सकते पार्लियामेंट में। नहीं, बट और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? 2 लाख वोट उसको कैसे मिले? आप बोल रहे हो जेल में था, कोई कैंपेन नहीं हुआ। आप उसका अगर देखिए सोशल मीडिया कैंपेन, एक दिन के 1.5 लाख लाइक्स है उसके, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय हैंडल्स इन पाकिस्तान। तो वो किसी ने बाहर से तो करा है। जैसे अभी ओपन एआई ने भी बोल दिया है कि हमारे पास सबूत है कि पैसा बाहर से आया है, जॉर्ज सोरोस वगैरह लोगों की तरफ से आया है। तो इस किस्म का अगर कानून बनता है तो उसको ब्लैंकेट भी मत करिए ताकि उसको कोई मिसयूज करे। मेरी सलाह यह है कि अगर कोई आदमी लड़ना चाहता है और उसको मना किया जाता है अंडर दीज स्पेसिफिक चार्जेस, उसके पास हक है वो हाईकोर्ट में जाए। बहुत बड़ी चीज, हाईकोर्ट उसको परमिशन दे या ना दे, सब्जेक्ट टू अ रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट। सो 2 स्टेजेस हो जाएगा कि उसको आदमी को अलाउ करना चाहिए, नहीं देना। अदरवाइज ये नेशन की इंटेग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया। बिल्कुल देखिए, नेशन हमेशा फर्स्ट होता है, तो नेशन को लेकर जो है बहुत सारी हमारे सिस्टम के अंदर कमियां हैं। अगर हम इंजीनियर रशीद पर सवाल उठा सकते हैं, अमृतपाल पर सवाल उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कंगना रनौत को भी जो है क्लीन चिट नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, कंगना रनौत ने भी अपने चुनाव प्रचार के अंदर क्या क्या कहा है कि 2014 में देश आजाद हुआ। तमाम हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन सबका अपमान था। उसने कहा कि देश जो है, देश के पहले प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। वो भी एक अपमानित टिप्पणी थी। जहां तक देखिए एक सुरक्षा कर्मी ने किया, मुझे लगता है कि शायद वो अपनी भावनाओं में से अब बह गई बहुत ज्यादा, क्योंकि किसानों को लेकर जो है वो टिप्पणी के अगेंस्ट उसने किया। उसने किसानों को कहा था, जो बेचारे 700 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं अपने अधिकारों के लिए, साल जो है गर्मी नहीं देखी, धूप नहीं देखी, सड़कों पर बैठे हैं। आज भी जो है राजपुरा के आप बाई रोड अगर जाओ, कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा, मगर आज भी वहां पर जो है डेरा लगाए हुए कई सैकड़ों हजारों किसान वहां पर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कंगना रनौत जैसी एक नेता आता है और कहता है कि वो 100 रुपए लेकर जो है वहां पर लड़कियों को, औरतों को बिठाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये उसकी टिप्पणी जो है उस सुरक्षा कर्मी को जरूर आहत हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुरक्षा कर्मी ने जो है तमाम हदें पार की है। वो यूनिफॉर्म में थी, वर्दी में थी, उस तरह इस तरह की घटना नहीं की जानी चाहिए थी। हम उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा भी करते हैं, मगर कम से कम कंगना रनौत को भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि अगर इस तरह का उबाल उसके खिलाफ सुरक्षा कर्मियों के अंदर है, किसानों के अंदर है, तो कहीं ना कहीं एक नेता, अब तो वो एमपी बन चुकी है, अब तो वो देश का जो है, देश के हित के, उसको तमाम जनता उसके लिए एक जैसी है, तो उसको भी अपने बयानों पर कहीं ना कहीं जो है वो अपना काबू रखना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चुनाव हुए और जिस तरह से रिजल्ट सामने आए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जहां पे जीती, 3 पे खड़ा ही नहीं किया था, लद्दाख में भी इंडिपेंडेंट जीत के।
जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी बात या चर्चा यह है कि सितंबर में यहाँ पे चुनाव होने हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कल भी ये बात कही है और सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहती है और खासकर जम्मू का जो सीएम है वहां बनाना चाहती है। लेकिन हम अगर 2 सीटों की बात करें, हम कह सकते हैं कि उधमपुर सीट जो है वहां पे जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बना हुआ था, सब चीजें सामने थी, लोगों एक वर्ग ने एक तरफ वोटिंग की, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट के काम को देखा, वहां पे उसको सराहाया, उसके साथ उनका काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ दिया। जम्मू के अंदर हमने देखा कि जहां पे 3.5 लाख के मार्जिन से पिछला चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने जीता था और इस बार 1,37,000 से जीत रहे हैं। जबकि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू की यह सुरक्षित सीट जब जानी जाती है, रजौरी और पुंछ इसमें से निकल चुका है, जो पता है एक वर्ग है, एक तरफ वोट जाता है। आज आके गुलाबगढ़ था इसमें एक वर्ग में से वोट जाता है। उसके बावजूद अब अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो हिंदू वोट तो दिया ही नहीं। ये तो एक सुरक्षित सीट को हमने जीती हुई को हम हरा हुआ समझ रहे हैं। तो आने वाले असेंबली चुनाव में क्या होगा इसका असर? देखिए, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ, मैं तो बहुत छोटा सा एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही कहूंगा अपने आप को, विशेष मानते हैं कि हमेशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में बहुत फर्क होता है। बीजेपी ने अगर दोनों जम्मू संभाग की सीटें जीती हैं, मुझे लगता है कि उसमें उम्मीदवारों को लोगों ने वोट नहीं दिया। एक बार फिर मैं दोबारा कहूंगा कि जम्मू की जनता ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया, इससे हमें कोई दो राय नहीं है, हम मान रहे हैं इसको। मगर जहां तक विधानसभा चुनावों की बात आएगी, देखिए 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 2014 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। 2018 के अंदर पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार का पतन हुआ था। 18 और 24 हो गया। कल भी जो है मैं चुनाव निर्वाचन आयोग की स्टेटमेंट सुन रहा था कि बहुत जल्द जो है चुनाव करवा दिए जाएंगे। अरे मौखिक स्टेटमेंट तो हमें 5 साल हो गए सुनते हुए। आप बताइए कि चुनाव कब होंगे? अब तो संपन्न करवा दिए आपने लोकसभा चुनाव और बड़े अच्छे तरीके से आपने संपन्न करवाए। आप मुबारकबाद के आप पात्र हैं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर आपने बहुत बढ़िया तरीके से लोकसभा चुनाव करवाए। जब आपने विधानसभा के चुनाव भी कुछ राज्यों के अंदर उसके अंदर करवाए गए, तो जम्मू कश्मीर को किस लिए अलग छोड़ दिया गया? जम्मू कश्मीर क्या विधानसभा चुनावों में ही आतंकवाद का डर है, लोकसभा चुनावों में नहीं है? देखिए, जम्मू कश्मीर एक लोकतांत्रिक देश का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी एक ऐसा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, अब तो इसको बना दिया गया, राज्य भी नहीं कह सकते, वो है जिसके अंदर ना तो इस समय विधानसभा की यहां पर कोई जनप्रतिनिधि है, ना पंचायत के जनप्रतिनिधि है और ना ही नगर निगम के जनप्रतिनिधि है। लोकसभा को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलग रखें तो किसी भी स्तर पर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, जो एक बेहद जो है चिंता का विषय है। देखिए, विधानसभा चुनावों में जो पिक्चर उभर कर आएगी, जो अभी हाल ही के अंदर 2 एमपी सीट जीतने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले चैन की सुकून की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि तमाम जो है सीटों पर, जो विधानसभा की अगर हम उनको सीटों में डिवाइड करें तो मुझे नहीं लगता बीजेपी इस पोजीशन में है कि 8 से 10 सीटों से ज्यादा जीत सकती है पूरे जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से। जहां तक कश्मीर का सवाल है तो मुझे लगता है बीजेपी ने पहले ही जो है अपने घुटने टेक दिए थे। जब वहां पर लोकसभा चुनावों में कोई उम्मीदवार नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनावों में भी कोई उम्मीदवार वो देने जा रहे हैं। हाँ, ए और बी टीम के साथ जरूर उनको कुछ उम्मीदें उन्होंने बसाई थी अपनी, मगर वो भी तमाम उम्मीदें जो है उजड़ गई हैं जब उन्होंने लोकसभा चुनावों के नतीजे देखे होंगे। जो ए, बी और सी टीम थी, तीनों को जो है पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। रेड्डी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चुनावों में पाकिस्तान का नाम बहुत आया, पाकिस्तान की बात बहुत आई, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान ने ये नहीं किया, वो किया। अब चुनावों के बाद क्या स्थिति रहेगी? पीओजे के कहां जाएगा, क्या होगा उस सबका? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी अपनी एक प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हुए हैं, इसमें हम हिंदू मुस्लिम को क्यों जोड़ रहे हैं? बार बार हर बार हम यही कहते हैं मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, वाई? अगर ये बात सही होती, वो मुझे ये बताइए, इसी पे मैं कह रहा हूं कि अगर ये सही होती तो हिंदू वोट जो है सारे के सारे जो है जम्मू में इनको पड़ते। नहीं, उसको छोड़िए, मैं कुछ और बात करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि इंजीनियर रशीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो किसको और आता है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है कि अगर कल को चुनाव होगा तो गवर्नमेंट उनकी बनेगी, उनके एक्स चीफ मिनिस्टर को बुलाता है वो। दैट मीन्स ये हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ और गेम चल रही है यहाँ पे, और वो गेम चलाई जा रही है पाकिस्तान द्वारा, क्योंकि उनको भी समझ में आ रही है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अभी बड़े सीरियस हो गए पीओजेके का, और पीओजेके में क्या टर्मोइल चल रहा है वो आप देख ही चुके हैं।
अभी इनफैक्ट अगर आपको पता हो, परसों की बात है शायद, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के अंदर कुछ केस चल रहा था। वहां वकील, जो प्रोसिक्यूशन वकील यानी कि गवर्नमेंट वकील, क्या तर्क देता है जज को कि सर पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान तो हमारा हिस्सा है ही नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं डजंट होल्ड गुड। हमें जो डिफेंस वाला कह रहा है, मतलब कि वो एडमिशन है इवन विद इन द परिसर ऑफ अ कोर्ट के प्रेमिसेस में आगे बढ़ रहे हैं। और एक्चुअली इट इज सो, बिल्कुल उनके एक्चुअली इट इज सो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीओजेके इज डिफरेंट, उसमें उनका प्राइम मिनिस्टर अपना है, वो बात अलग है कि गवर्निंग काउंसिल में वो 3 और पाकिस्तानी 4 है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो खाली एक रेवेन्यू कलेक्शन मशीन से ज्यादा नहीं है। और गिलगित बाल्टिस्तान तो कॉलोनी है, वो तो वैसे ही चाइना द्वारा प्लंडर की जा रही है, उनको कोई रॉयल्टी नहीं मिलती किसी चीज की भी, तो वो लोग भी अपराइजिंग में हैं। अब यहां गेम प्लान क्या कर रहा है आईएसआई वाला कि उसने इंजीनियर रशीद, एक इंडिपेंडेंट को खड़ा कर दिया है और उसको भारी बहुमत से जिताया है एक एक्स चीफ मिनिस्टर अगेंस्ट। वो अगर जम्मू वाला होता मैं आपकी बात मान लेता, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुस्लिम पर्सन। तो यहाँ रिलीजन नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी फैक्टर ज्यादा पड़ा है। सिमिलर कुछ चीजें इंसिडेंट्स हुए हैं जो राजौरी पुंछ में हुए हैं। और इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट मैं ये बोलूंगा कि कुछ चीजें, ये जो एक कारगिल वाली लाइन आपको याद है ना, उसी तरह से एक लाइन बनती है राजौरी पुंछ से लेके मुगल रोड से या अनंतनाग की तरफ आती है, पीर पंजाल के ऊपर से घूमती हुई किश्तवाड़ और भद्रवाह को स्कर्ट करती हुई बनी बसोली में मिलती है। ये भी एक कोरबल कारगिल लाइन है जो हो सकती थी, और आईएसआई का पूरा फोकस इसके ऊपर रहता है। लेकिन ब्रिटिश साहब क्या इस बात को हम समझ लें कि पाकिस्तान का प्रभाव हमारे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये लाइन है, ये हमारे एक बड़े बुजुर्ग एमएलसी है मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, ये 99 में उनके साथ कोई फेलो एलएमसी थे, नाम लेना डिबेट में अच्छा नहीं लगता। उन्होंने वो थे मिलिटेंट, उन्होंने ट्रेनिंग करी थी आईएसआई में, वापस आए थे, फारूक अब्दुल्ला को सरेंडर करा के एमएलसी बनाया था। तो अभी नाम आपको पता लग गया होगा। उन्होंने बताया कि जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था आईएसआई के पास, तो ये लाइन आईएसआई वालों ने बोला कि ये हमारा अगला प्लान है, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्लान। और वो जो हमने देखा वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हम बड़े जबरदस्त हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने वोट लिए हैं मुसलमानों के, गुजरों के, ये बनी बसोली बेल्ट में, मेरे ख्याल में ये भी वहां से आए हैं। 100% नहीं कह सकता, अच्छे लोग हैं क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं, उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूं, बट इन्फ्लुएंस जरूर होगा। तो अगर जम्मू कश्मीर की इलेक्शन करानी है तो उसको हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखना है। जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमान एटलीस्ट 1846 से बोलता हूं मैं, 47 तक कोई तकलीफ नहीं थी, जब तक अंग्रेजों ने शेख अब्दुल्ला को पॉपअप नहीं किया, बड़े आराम से पीसफुली रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आज भी नहीं है मेरे ख्याल में, थोड़ी बहुत राइटिस्ट है, थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी की वजह है, बट बाय एंड लार्ज हमारे कितने मुसलमान दोस्त हैं। श्रीनगर में जाते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम कोई ऐसी जो बातें प्रोपेगेंडा टीवी पे सुनते हैं वो नजर नहीं आता। तो आज भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जम्मू कश्मीर की इलेक्शन करानी है, पहले सिक्योरिटी को करिए। और सिक्योरिटी में जैसे लास्ट टाइम अमित शाह जी ने किया था जब डांगरी हुआ, 18 कंपनियां सीआरपीएफ की, नो सीआरपीएफ, नो सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, इंटेलिजेंस सर्विसेज, उनको सुदृढ़ करिए और जनता को साथ में शामिल करिए और फिर इलेक्शन कराइए। बिल्कुल मनीष जी, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीतिक उथल पुथल बहुत हो रही है क्योंकि नंबर्स की गेम चल रही है, और इस नंबर्स की गेम में एक बार फिर एक चीज सामने आ रही है कि शिवसेना जो है फिर एक बार वापस जा सकती है। शिवसेना उदय ठाकरे की बात कर रहा हूं, या दोनों शिवसेना इकट्ठी हो सकती है, क्या ऐसा राजनीति में होना संभव है? देखिए, उससे पहले तो एक टिप्पणी जरूर करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि देश की बात चल रही थी। मुझे नहीं लगता, देखिए बड़े भाई हैं, बिल्कुल रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, मेरे से बेहतर जो है वो रखते हैं, समझ भी रखते हैं। इन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है चुनावों को प्रभावित कर सके या जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों को प्रभावित कर सके। नहीं। दूसरा इन्होंने सवाल बिल्कुल उठाया कि जो इनके सवाल उठाने का जो है मुझे समझ में आई वो ये है कि इसका मतलब मोदी सरकार जो ढिंढोरा पीटती थी कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, वो पूरे 10 सालों में पूरी तरह से नकारा साबित हुई है। अगर पाकिस्तान इतना बड़ा रोल अदा कर सकता है आज की तारीख में कश्मीर के चुनावों को लेकर। देखिए, अब आते हैं, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, इन पूरे चुनावों में मुझे लगता है कि तमाम सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों में से अगर किसी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल जटिल चुनाव था तो वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की
के लिए था। क्यों? क्योंकि हमें खत्म करने का प्रयास किया गया, हमारे से हमारा नाम छीन लिया गया, हमारे से हमारा चुनाव निशान छीन लिया गया। ना केवल छीन लिया गया बल्कि हमारे सामने हमारे ही गद्दार को जो है बिठाकर उसको हमारा नाम और चुनाव निशान जो है दे दिया गया। माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जो हमारे पक्ष प्रमुख हैं, उन्होंने इस निडरता के साथ मैदान के अंदर उतरे और उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि आप निशान ले लो, आप नाम ले लो, मगर आप जनता का समर्थन जो ठाकरे के प्रति है, जो ठाकरे परिवार के प्रति है, वंदनीय बाला साहब ठाकरे के प्रति है, वो आप छीनने में जो है कामयाब नहीं हो सके। जो ये 2019 की आपको थोड़ी सी यादें ताजा करवाता हूं। 41 सीटें थी जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी, भरपूर समर्थन था आउट ऑफ 48 ऑफ महाराष्ट्र। आज कितनी सीटें हैं बीजेपी के पास? अपनी मात्र 9 सीटें। और एनडीए की अगर बात करें, जो शिवसेना तोड़ी, जो शरद पवार जी की एनसीपी तोड़ी, टोटल जो है वो 17 सीटें। यानी इनको मुझे लगता है कि पता लग गया कि वहां पर ठाकरे, वंदनीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मिलता है या मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। सबसे ज्यादा रैलियां अगर कहीं पर की मोदी जी ने तो वो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, और दोनों राज्यों के नतीजे जो है वो लगभग एक जैसे हैं। बाला साहब ठाकरे का हमेशा जो झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा। मेरा प्रश्न यही था, क्या ये मुमकिन है एक बार फिर वापसी हो सकती है? देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूं, जैसे मैंने भी कहा, और माननीय पक्ष प्रमुख जो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। देखिए, अगर शिवसेना की एक खासियत है, अगर हम दोस्ती करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, अगर दुश्मनी करते हैं तो वो भी छाती पर वार करते हैं, पीठ पर वार नहीं करते। दुश्मनी भी हमारी दिल से होती है और दोस्ती तो आपने 27 साल देख ली। आज तक कभी शिवसेना ने समर्थन के बाद अपना हाथ नहीं खींचा था बीजेपी से। जहां तक आप बीजेपी की बात करते हैं, अगर सिद्धांतों की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है जो बीजेपी और मोदी जी और इनके तमाम नेता लगातार जो नारे देते थे, इस बार कांग्रेस मुक्त भारत, अरे कांग्रेस मुक्त, आप तो बीजेपी मुक्त युक्त कांग्रेस बना दी आपने। जो वही कांग्रेस की नीतियों वाले जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वो सारे तो बीजेपी में आ गए हैं। विचारधारा तो बीजेपी ने अपनी बदली है, जिस कारण हमें जो है मजबूर होना पड़ा इनसे अलग होने को। और गठबंधन अपने घटक दलों के साथ ये करते क्या है, ये भी मुझे लगता है कि तमाम लोगों से चलिए, मुनीष जी भी 1-2 दिन की बात है। कल एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा यहाँ छोटा सा। मुनीष जी ने मुझे बोला कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तो आप ये राजनीति का साइड छोड़िए, एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए कि पाकिस्तान की औकात नहीं है इंटरफेयर करने की। नंबर 1, पाकिस्तान की जो इंटरफेरेंस का पैसा है वो ड्रग मनी से आता है, ना कि पाकिस्तान के बजट से। तो अगर पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इंटरफेरेंस, वो चलती रहेगी। नंबर 2, पाकिस्तान की आईएसआई अकेली नहीं है। दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ वेस्टर्न मीडिया, CIA, US, कैनेडियंस, खालिस्तानी, चाइनीज और जितने भी इनमिकल्स हैं, जो लेफ्टिस्ट को, लटियंस वाले को, आपके ये कौन सी खान मार्केट गैंग को सपोर्ट करते हैं बाई पैसा। और हमारे पास आज प्रूफ है कि ओपन AI ने अपने लॉजिक से निकाल के दिया है कितना पैसा कहां गया। बाकी जहां तक अमृतपाल वगैरह की बात है, मैंने पहले भी बोला, इनकी अगर कैंपेन को एनालाइज करें, एक कैंपेन के हैंडल पाकिस्तान से ओरिजिनेट होते थे और 1.5 लाख व्यूज पर डे होते थे। तो आउटसाइड मनी, वेदर पाकिस्तान कंबाइंड विद जॉर्ज सोरोस एंड ऑल दोज अदर्स हैज मेड अ बिग डेंट इन इंडियन इलेक्शंस। और ये बहुत चिंता के विषय है, और ये इसलिए हुआ, इसका पर्पज है। जिस तरीके से इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है, 2047 का जो हमने गोल रखा हुआ है, ये चाइनीज, ये जॉर्ज सोरोस वगैरह नहीं चाहते। वर्ल्ड डिप्लोमेसी है कि एक तरफ वो उसको अमेरिका को हमारी जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, दूसरी तरफ उसको ये पता है कि जिस तरह से चाइना को सपोर्ट किया और चाइना उनके बराबर आके खड़ा हो गया, उसी तरह इंडिया नहीं आना चाहिए। तो एक तरफ से सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ से उसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी है, और इसका जो काम है आप एक्सपर्ट्स के भी छोड़ दीजिए। जयशंकर साहब काफी हमारे हैं, इररिस्पेक्टिव पार्टी शार्टी छोड़िए, इज अ करियर डिप्लोमैट एंड इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड ऑफ कोर्स मोदी जी की उनको सपोर्ट है। बिल्कुल, आपको 1-2 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा। विराट साहब, मनीष जी, आप स्टूडियो में आए और दर्शकों को साथ जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।